Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor, Department of Sociology। जैसा कि इसके पहले का जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने सामाजिक अनुसंधान के चरणों के उल्लेख कर रहे थे को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि उसमें हमने फ्रांसिस और पीवी यंग एवं लुंडबर्ग के द्वारा दिए गए विभिन्न चरणों का उल्लेख किया था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि E.R. बॉबी ने वैज्ञानिक जो विधि है या जो सामाजिक अनुसंधान होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, उसके भी 6 चरण बताए हैं। पहला है शोध की समस्या या उद्देश्य का स्पष्टीकरण। दूसरा है साहित्य की समीक्षा। तीसरा है सूचनादाताओं का चयन। चौथा है प्रमापन अध्ययन के लिए चरों का निर्धारण। पांचवा है तथ्य संकलन की विधियों का निर्माण। और छठा है विश्लेषण की विधि संबंधी तर्क को स्पष्ट करना। अब हम देखते हैं कि जितने भी विद्वानों द्वारा जो सामाजिक शोध के विभिन्न चरण दिए गए हैं उन्हें हम मुख्य रूप से या मोटे रूप से 7 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला चरण है शोध समस्या का स्पष्टीकरण। अर्थात हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी जो समस्या है वो क्या है, उसके कौन से कारण हैं, क्यों, क्या और कैसे और कहाँ पर इस समस्या को उत्पन्न हुई और उसके क्या कारण थे। हम यहाँ पर शोध की जो समस्या है उसे परिभाषित करते हैं, उसे समझने का कोशिश करते हैं। किसी भी जब हम शोध की प्रक्रिया का बात करते हैं तो उसका सबसे पहला चरण यही होता है कि हम किसी भी समस्या घटना को जब लेते हैं तो वह समस्या क्या है और क्यों हमें उसके अध्ययन की आवश्यकता है का हमें स्पष्टीकरण चाहिए होता है या हम उसे संक्षेप में करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उपलब्ध साहित्य का अवलोकन। यहाँ हम देखते हैं कि जब भी किसी समस्या का हमने चयन किया उसके पश्चात हम देखते हैं कि क्या उससे पहले भी उस समस्या से संबंधित अध्ययन या रिसर्च किए गए हैं और अगर किए गए हैं तो किस प्रकार किए गए हैं, उनके क्या क्या कारण थे, उनके क्या क्या दस्तावेज हैं और उससे संबंधित जो भी हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य होते हैं, पुरातत्व सामग्री होती है, उसका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमें अपने शोध के अध्ययन में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है और हमें अपने विषय को और अपनी समस्या को समझने में एक ओवरव्यू कह सकते हैं या उसके संबंधित जो भी समस्याएं आने वाली होती है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा चरण है शोध परिकल्पना की रचना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। परिकल्पना प्रकल्पना अपने आप में एक पूर्ण टॉपिक है जिसका हम आगे गहराई से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो परिकल्पना होती है वो एक आनुभविक परीक्षण हेतु निर्मित एक कथन होता है, एक वह स्टेटमेंट होता है जिसका कि हम अभी अध्ययन करेंगे। उस स्टेटमेंट के आधार पर हम परीक्षण करेंगे और उसी के आधार पर हम तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, उनका डाटा एनालिसिस करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, टेबुलेशन बनाते हैं और फिर यदि हमारी परिकल्पना को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वृद्ध स्त्रियों की अपेक्षा वृद्ध पुरुष बीमारियों से अधिक ग्रस्त होते हैं, ये हमारी एक परिकल्पना होती है जिसके आधार पर हम देखते हैं आगे का अपना अध्ययन कंप्लीट करते हैं। जो सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना का होना आवश्यक नहीं है
क्यों? क्योंकि कुछ हमारे जो अनुसंधान होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं या अन्वेषणात्मक होते हैं, जिनमें शोध परिकल्पना की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ये जब भी केस स्टडी की जाती है तो वो एक वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम घटना का वास्तव में वर्णन करते हैं कि क्या घटना है, जैसी है उसे उसी रूप में वर्णन किया जाता है। तो उसमें हमें परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्णनात्मक जो शोध है उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो स्वयं में अपने आप में एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं और उनके आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। और जो व्याख्यात्मक होती है, जो शोध की प्रकृति व्याख्यात्मक होती है कि क्यों और कैसे प्रश्नों की खोज की जाती है। जो एक्सप्लेनेटरी जो हमारी सोशल रिसर्च होती है उसमें हम देखते हैं कि क्यों और कैसे किसी भी विषय से संबंधित होते हैं, उनके लिए परिकल्पना जरूरी हो जाती है। जबकि एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव जो हमारी सामाजिक अनुसंधान होते हैं उनमें परिकल्पना की आवश्यकता नहीं भी होती। इसी प्रकार किसी विद्वान सिद्धांत की जांच परख के लिए भी परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है। एक परिकल्पना सिद्धांत और आनुभविक जांच के बीच की कड़ी होती है। जो कि हम सिद्धांत बनाएंगे और जो हम आनुभविक जांच करते हैं उनके मध्य एक कड़ी होती है। चतुर्थ चरण है शोध अभिकल्प का निर्माण। प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन, जैसा कि इस शब्दों से ही हमें पता चलता है कि रिसर्च डिजाइन अभिकल्प एक योजना का निर्माण करना, और सामाजिक अनुसंधान होता है वो तो पूर्णतः ही नियोजित एक प्रक्रिया है। क्योंकि नियोजन के अभाव में हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। किसी कार्य करने के पूर्व ही हमें उसके लक्ष्य और साधनों का निर्धारण करना पड़ता है। नियोजन ही हमारी कार्य की जो सफलता होती है उसको बढ़ा देता है और उसकी सफलता के साथ ही हमें गारंटी भी देता है। रिसर्च जो होती है उसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार के हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है। कैसे, हम जब हमारे पास हमारी समस्या का चयन हो जाता है, हमारी परिकल्पना का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमने जो रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्या और कैसे जो प्रश्न होते हैं वो हम रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे अनुसंधान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, उसका क्या क्रम रहेगा, या जो जिस फील्ड का हम स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि उस फील्ड की स्टडी करने के लिए, उस क्षेत्र की स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे। विधियों में हम देख सकते हैं सर्वेक्षण पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन या प्रायोगिक अध्ययन को उपयोग करते हैं। वहीं तकनीक में हम जब देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है, इंटरव्यू होता है, कंटेंट एनालिसिस होता है, और उसके पश्चात हम जब देखते हैं हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें हम इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू गाइड हो गई, हमारी डायरी हो गई, नोट पैड हो गई, ये सारे सामाजिक अनुसंधान के उपकरण हैं। फिर हम इसमें जब हमारे पास अनुसंधान का क्षेत्र डिसाइड हो जाता है, उसके तथ्यों को संकलन की जो विधि है, मेथड है, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनका निर्धारण हो जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारा साइज ऑफ सैंपल क्या है, कितने सैंपल्स का हमें चयन करना है, सैंपल्स कहाँ से लेने हैं, कहाँ कैसे करना है। सैम्पलिंग भी अपने आप में एक काफ़ी गहरा टॉपिक है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। फिर उसके पश्चात हम शोध के जो उपकरण हैं उनकी भी एक बार रचना करते हैं, जैसे प्रश्नावली हुई, अनुसूची हुई। इसमें हमें पूरा एक तैयार करना पड़ता है, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद हम तथ्यों के प्रकारों का चुनाव करते हैं। अर्थात तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा।
प्राइमरी डाटा वो होते हैं जो हम डायरेक्ट फील्ड में जाकर कलेक्ट करते हैं और जिन्हें इससे पहले कभी भी कलेक्ट नहीं किया गया था। और सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो हम किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ों से, पुरातत्व लेखों से या रिटर्न जो हमारे पास मटेरियल होता है उसमें से हम पहले जो हमारे से पहले किसी शोध के अंतर्गत छप चुका है जो कि हम दोबारा उनका उपयोग करते हैं, वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं और उनके स्रोतों का निर्धारण करते हैं। फिर छठा चरण है सामान्यीकरण एवं सिद्धांत की रचना। तथ्यों का उसके बाद हम पांचवा चरण आएगा अपने तथ्यों का संकलन करना एवं विश्लेषण करना। तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो तथ्य होते हैं वो अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं कहते हैं, वो मूक होते हैं। फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक शोधकर्ता किस प्रकार से उन तथ्यों का उपयोग करते हुए किसी समस्या का वर्णन करता है और उससे कैसे उसका विश्लेषण करता है, उसी के आधार पर तथ्यों का महत्व बढ़ता है। इसलिए तथ्यों को हम सबसे पहले जब प्रक्रिया में लाते हैं, संकलन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो हम तथ्यों का संपादन करते हैं, उनकी एडिटिंग ऑफ डाटा करते हैं, कोडिंग ऑफ डाटा करते हैं एंड क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन करते हैं। इससे हमारे तथ्यों को हमें एक नियमबद्ध और क्रमबद्ध रूप में हमारे सामने आएंगे जो कि हमारे तथ्यों हमारी जो समस्या है उसके सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण में हमारे लिए उपयोगी होंगे। छठा चरण हमारे पास है सामान्यीकरण तथा सिद्धांत की रचना। सामान्यीकरण एक ऐसा कथन होता है जो कि एक से अधिक घटनाओं के बीच एक सार्वभौमिक संबंध की उपस्थिति को प्रकट करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह घटना, जब कोई घटना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ न घटकर पब्लिकली सभी के साथ घटती है तो वह एक सार्वभौमिक या उस समस्या का हम कह सकते हैं सामान्यीकरण होता है। और तथ्यों के संकलन के आधार पर हम इसी सामान्यीकरण की जो सामान्यीकरण है उसे सामने लाते हैं और उसी के माध्यम से हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। दुर्खिम के द्वारा, दुर्खिम जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, जिनका सुसाइड पर और डेविएंट बिहेवियर पर काफ़ी वर्क है पे उन्होंने लिखा था कि जब डेविएंट बिहेवियर के लिए उन्होंने एक सामान्यीकरण या सिद्धांत का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जो है कि आत्महत्या में उन सामाजिक समूह की एकता की मात्रा के विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है जिसका कि एक व्यक्ति एक सदस्य होता है। जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से दो तरीके से होती है, एक तो तार्किक सामान्यीकरण, दूसरा है आनुभविक सामान्यीकरण। फिर हमारा सातवां चरण होता है या हम कह सकते हैं आखिरी चरण होता है कि हमने जब सिद्धांत का निर्माण कर लिया, सामान्यीकरण निकाल लिया, उसके बाद हम उसका एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं। प्रतिवेदन को तैयार करने का यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने किस प्रकार से अपना शोध कार्य किया, उसकी क्या निष्कर्ष निकले और हमें उसी के आधार पर अपनी भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शंस निकालते हैं और उससे जो समस्या से संबंधित जो भी हमें सुझाव उपलब्ध होते हैं उन्हें वो भी दिए जाते हैं। ये सुझाव समस्या के समाधान में सहायक होते हैं और हमारे आगे के जो भी शोध किए जाते हैं उनके लिए भी आवश्यक हो जाते हैं। शोध के दौरान शोधकर्ता के शोध मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है वो भी इस रिपोर्ट में उल्लेख की जाती है। प्रतिवेदन को तैयार करने के बाद हम अपने जो भी होता है
सामाजिक अनुसंधान जो कि विभिन्न चरणों के द्वारा हमने जो भी सामान्यीकरण निकाला या जो भी सिद्धांत का निर्माण किया उसका हम प्रकाशन करते हैं, ताकि सामान्य जन को उसका लाभ मिल सके, वह उसके निष्कर्षों से अवगत हो सके। वैज्ञानिक शोध की उपरोक्त प्रक्रिया किसी भी शोधकर्ता के लिए मात्र एक निर्देशक या रूप यह सदैव याद रखना चाहिए कि जो एक वैज्ञानिक शोध के जो विभिन्न चरण होते हैं वो हमारे लिए, एक शोधकर्ता के लिए एक निर्देशक रूपरेखा होती है, जिसमें हम अपने शोध के विषय, उपलब्ध साधन, शोध की प्रकृति और जो भी कठिनाइयाँ होती है उनके अनुसार जो भी हमारे साथ होता है उसका हम वर्णन करते हैं। यह हमेशा याद रखना कि तथ्य स्वयं विज्ञान की रचना नहीं करते, बल्कि तथ्यों के अध्ययन की विधि उनको विज्ञान का रूप प्रदान करती है। धन्यवाद।